हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो लीजिए गाइस, मैं इस्मानो ने एक्सपर्ट लेके आ चुका हूँ। चलिए इस साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लिंक। और फिर बताते हैं ब्लिंक के बारे में। हालांकि पूरे 100 सालों तक अनगिनत स्कॉलर्स ने इसको कंट्रोल करने का ट्राई करा, सबके सब फेल हो गए। और या तो उनमें से कुछ लोग मारे गए और उनमें से कुछ लोग क्रिपल हो गए और उन लोगों ने आखिरी में गिव अप कर दिया। ये एक ऐसा स्पेल है जिसको कंट्रोल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसे स्टूडेंट का होना जो इसे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, ये तो बिल्कुल ऐसा है कि ब्लिंक को यूज करना इसके बाएं हाथ का खेल है। आखिर ये लड़का है कौन। और फिर प्रोफेसर बताते हैं इसका नाम है बेक्यूसियल। ये एक बहुत ज्यादा यूनिक स्टूडेंट है जो ब्लिंक को यूज करता है अपनी स्पेशलिटी के रूप में। और फिर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ब्लिंक किसकी स्पेशलिटी है। ये तो पूरी तरीके से डिफरेंट इशू है। मा यूसियोंग, हे वोंड्रियोंग और एसिल की ओवरवेलमिंग पावर से तो। और फिर ये बोलते प्रोफेसर से लेकिन आखिर ये क्यों यूज नहीं करता बाकी म्यूजिक को। ऐसे इधर उधर मजे करने के अलावा ये बाकी म्यूजिक को यूज क्यों नहीं कर रहा। अगर ये म्यूजिक को यूज करता है तो इस बैटल को ये बहुत पहले खत्म कर देता। मैं तो सच में इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और तभी गेट में से एक जन आके बोलता है नहीं, वो अभी इस समय सीरियसली फाइटिंग कर रहा है। और ये लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं और फिर इसे देख के बोलते हैं एल्टमैन एल्टविन। और फिर भी मुस्कुराते उनकी तरफ देखता है। इसको देख के ऐसा लग रहा है ये शुरुआत से सीरियस है और ऐसा लगता है इसे देखकर तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं चल पाया। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से ये लड़का फाइट कर रहा है। मुझे ये चिवेलरी की याद दिलाता है जो पहले एग्जिस्ट करता था ओल्ड जनरेशन में। और फिर लोग भी हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के। चिवेलरी, आप ये क्या कह रहे हो। आपका मतलब कहीं ये तो नहीं जो चिवेलरी बहुत पहले गायब हो चुका था एक कोल्ड वेपन के साथ। और आप कह रहे हो एक स्टूडेंट और वो भी इतना यंग, ये कैसे हो सकता है। और फिर प्रोफेसर मन में बोलते हैं चिवेलरी, अच्छा तो ऐसी बात है। और फिर बताते हैं इनका चिवलरी कहने का मतलब ये है वो उनकी बात कर रहे हैं। एक ऐसा नाइट जो सोर्ड को यूज करते थे, एक ऐसी सोर्ड जो मैजिक को यूज कर पाती थी, एक ऐसा हीरो जो एग्जिस्ट करता था बहुत पहले और उसने दुनिया को बचाया था इविल से। और ऐसा कहते हैं ये वो लोग हैं जो इविल से हमेशा लड़ते थे एक सिंगल सोर्ड लेकर। और फिर हमने बोलते हैं मैजिक का एग्जिस्ट करना, लेकिन तब भी उस समय सोर्ड को यूज करना फाइट करने के लिए, ये कोई ऐसी चीज है जो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी इस समय जो स्टूडेंट है वो एक पॉइंट स्टिक को यूज कर रहा है एक सोर्ड की तरह। और अगर यही वो चीज है जो इनको फील हुई है। और फिर बताते हैं द हेड मास्टर ऑफ स्टेला अकेडमी, जिसको बेस्ट अकेडमी कहा जाता है पूरी दुनिया में, एक 9th रैंक के मास्टर मेज और पूरे कंटिनेंट में 10 ग्रेट सेजेस में से एक एल्टमैन एल्टविन, अगर ग्रेट सेज ऐसा सोच रहे हैं। और फिर मैं इस जगह सीन दिखाते हैं एस क्लास का ट्रेनिंग हॉल। और फिर हम देखते हैं एक जन यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर हम देखते ये होता है जो ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है। और फिर इतनी प्रैक्टिस करने के बाद लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है। धत तेरी की, मेरा माना तो ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया था, लेकिन फिर भी मैं अभी भी बहुत ज्यादा पीछे हूँ। 39 में से 141 जिन स्टूडेंट ने इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करा था वो सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं। एसएल जिसने हराया था एक मिस्टीरियस बर्ड को, वो आई है सबसे पहले नंबर पे और मैं आया हूँ सेकेंड। मा यूसियोंग वो आया है 6वें नंबर पे। और मुझे सच में ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं जीता हूँ पहले उस लड़ाई के समय। और फिर हम देखते हैं पहले की बात सोच रहा होता है और फिर बोलता है अगर एसएल बीच में नहीं आती तो मैं शायद। और फिर गुस्से में अपने दांत मसलता है। ये उस समय से जब से मैंने उसे पहली बार देखा। मा यूसियोंग हर चीजों को आराम से कर देने वाला, लेकिन भले इसने टेस्ट में कुछ भी कराओ लेकिन तब भी ये एक्सपर्ट रिजल्ट के ऊपर जा पाया। और जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी उसमें मैंने चारों तरफ एक मैजिक सर्कल को सेट करा था और बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के उसकी मूवमेंट को कैलकुलेट करा था। लेकिन तब भी उसने मेरे सारे अटैक को बहुत आसानी से झेल लिया। चाहे मैं कुछ भी करूं, क्या मैं इसे सच में नहीं हरा सकता। क्या जो ये टैलेंट की दीवार है वो इतनी बड़ी है। और फिर भी निराश होकर अपनी मुंडी नीचे कर लेता है। और फिर मन में बोलता है नहीं, अभी मेरे पास टाइम नहीं अपने आप को ब्लेम करने का, मुझे बस कड़ी मेहनत करनी होगी। और तभी हम देखते हैं प्रिंसेस भी यहाँ पर आ जाती है और वो देखती है सामने की तरफ। और फिर हम देखते हैं प्रैक्टिस कर रहा होता है वॉन्डरिंग, जो लड़का हमेशा शांत रहता है। आज इसे ऐसा क्या हो गया। वेल ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मुझे कहना चाहिए। और फिर अपना मैजिक एक्टिवेट करती है और सामने की तरफ एक पावरफुल सा अटैक करती है और उसका अटैक बिल्कुल टारगेट पे जाके लगता है। और फिर वो फिर से एक और अटैक करती है और फिर हम देखते हैं उस जगह पे एक बहुत धमाका होता है। और फिर भी देखते हैं उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं उसके अटैक से बहुत सारी धूल उड़ रही होती है हर जगह। और फिर मैंने बोलती है मेरे को पॉइंट स्टिक मिलने के बाद भी मैं तीसरे नंबर पे आई हूँ, ये तो कितना ज्यादा अपसेटिंग है। मदर तो इसको लेकर सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, लेकिन अगर वो मुझे नहीं मिलती तो मुझे जरूर पनिशमेंट मिलती। एक कामनर होके वो इस तरीके से एक्टिंग कैसे कर सकता है, ये तो बहुत ज्यादा अनोइंग है। और फिर भी मैजिक यूज करने के बाद लंबी लंबी सांस ले रही होती है। और फिर उसकी तरफ देख के मैंने बोलता है क्या प्रिंसेस के साथ भी कुछ हुआ है क्या। मुझे नहीं पता, बस ये सिर्फ मुझे लग रहा है। और या तो जो इसका मैजिक है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो चुका है पहले से। होंगबियोंग का जो फायर मैजिक है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इसको अच्छे से कंट्रोल करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा इंप्रूव कर सकती है। क्या ये सिर्फ एक कॉन्सिडेंट है। और फिर मैंने बोलती है दत्तेरी की, मैं ये मानना तो नहीं चाहती लेकिन जो ये बेक्यूसूल की टेक्निक है वो सच में बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जैसे मैंने स्विच करा पनक्यूज में, जो मेरा मैजिक अचीवमेंट है
वो तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। ये तो सिर्फ एक कामनर है और इसके ग्रेड भी बहुत ज़्यादा बेकार है, और जो इसकी पर्सनैलिटी है वो तो और ही ज़्यादा खराब है। लेकिन मुझे पता है जो ये बेक्यूसियल है वो ही सिर्फ एक ही इंसान है जिसको तरीका पता है मेरी वीकनेस को हटाने का। लेकिन फिर भी मैं अभी भी गुस्सा हूँ उससे। और तभी बाजू में से एक जना को बोलता है प्रिंसेस, और फिर देखती है उसकी तरफ, और फिर हम देखती है आती है एक बॉक्स लेके, और फिर प्रिंसेस बोलती है ये टेरिन क्या हुआ। और फिर ये बोलती है जिस स्टाफ के लिए आपने रिक्वेस्ट करी थी वो ये आ चुकी है और पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। क्या मैं इसे अभी इस समय बेक्यूसिल को दे दूं? और फिर प्रिंसेस बोलती है हाँ ये तो अच्छा है। और फिर वो बोलती है ठीक है मैं समझ गई। और तभी वो उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती है रुको। और फिर वो इससे बोलती है आखिर क्या हुआ यूर हाइनेस। और फिर मैं उसके बाद इस जगह का सीन दिखाते हैं, और इस जगह का नाम होता है सेकंड मेन टावर। और फिर हम देखते हैं प्रिंसेस यहाँ पर आ जाती है वो बॉक्स लेकर। और फिर मन्ने बोलती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना था कि बेक्यूसिल यहाँ पर आया है, लेकिन ये तो सेकंड मेन टावर है जहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी है। क्या है यहाँ पर प्रोफेसर से मिलने आया है? और तभी अचानक से चौंक जाती है और फिर वहीं से मुड़ के जाने लगती है और बोलती है जय रुको, लेकिन आखिर मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? मैं तो ये उसे ट्रेनिंग हॉल में भी जाके दे सकती हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं एक कामनर के पीछे घूम रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी एक जना के बोलता है प्रिंसेस। और फिर देखती बाजू में टीचर हेमरिल। बहुत ज्यादा लंबे समय हो गया टीचर। नहीं मेरा मतलब प्रोफेसर हेमरिल। और फिर टीचर बोलती है मैंने कल ही तो कैसल में तुम्हें मैजिक सिखाया था, तुम इतनी जल्दी भूल गई, लेकिन तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ? और फिर प्रिंसेस बोलती है मेरे यहाँ पे कुछ काम था लेकिन अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर टीचर बोलती हैं वेल अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ये अच्छा है कि तुम जा रही हो। और फिर ये बोलती है मुझे माफ करना, आपका ऐसे क्या मतलब था? और फिर टीचर बोलती है अभी इस समय कुछ हंगामा हो रखा हैगा क्योंकि कुछ लोग ऑफिशियली एक ड्यूल कर रहे हैं बेक्यूसियल नाम के स्टूडेंट के साथ। और ये हैरान होकर बोलती है बेक्यूसियल, आखिर उस कामनर के बारे में ऐसा क्या है? और फिर टीचर बोलती है मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ऑलरेडी पता होगा क्योंकि तुम उससे पहले लड़ चुकी हो कि जो वो स्टूडेंट है वो मैजिक को यूज नहीं कर सकता। और फिर ये बोलती हाँ। और फिर निराश होकर मन्ने बोलती है तो इनने भी देखी थी वो फाइट, आखिर मुझे क्यों अपने आप को इनके सामने ऐसा दिखाना था, और वो भी उन टीचर के सामने जिनकी मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। और फिर वो टीचर इसको निराश होता हुआ देख लेती है और फिर इससे बोलती है तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए इसके लिए। जो तुम्हारा अपोनेंट था उसने अपना बेस्ट ट्राई करा था, भले उसने मैजिक को यूज नहीं करा, ये सब कुछ उसकी क्रीड की वजह से हुआ है। और फिर प्रिंसेस हैरान होकर बोलती है क्रीड ये क्या है? और फिर ये बताती हैं जिस हेडमास्टर ने उसको लड़ाई करते हुए देखा था उनने ये कहा था उनको ये लगा कि वो ट्राई कर रहेगा चिवलरी को रिवाइव करने का जो बहुत पहले डिसअपियर हो गया था। और फिर ये बोलती है बेक्यूसिल ट्राई कर रहा चिवलरी को वापस लाने का, ये तो कोई भी मेक सेंस नहीं कर रहा। और तभी वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है और फिर वो याद कर रही होती है एमसी जब उसके साथ लड़ रहा था। और फिर मैंने बोलती है उसने डेफिनेटली उस पॉइंट स्टिक को यूज करा था हमारी लड़ाई के समय एक सोर्ड की तरह, कहीं इसलिए तो नहीं इसको इस सोर्ड की जरूरत है। और फिर भी थोड़ी देर तक कुछ बोलती नहीं है। और फिर टीचर से बोलती है लेकिन अगर उसने मैजिक को यूज नहीं करा तो मैजिक अकेडमी उसको एक बहुत बड़ी पेनल्टी दे देगी इसके लिए, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान उसके पास एक पेनल्टी पॉइंट आ जाएगा। और फिर टीचर बोलती है हाँ ये जानते हुए भी इसने इस रास्ते पे चलना डिसाइड करा, क्या ये इनक्रेडिबल नहीं है? फैक्ट ये है कि वो अपने आप को अभी भी पुश कर रहा है एक ब्लिंक के रूप में इतनी ज्यादा ग्रेट अचीवमेंट को पाने के बाद भी, और मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है कि जो ये क्रीड है वो सच में रियल है। और फिर हम देखते हो यहाँ पर इंतजार कर रही होती है। और फिर मैंने बोलती है अगर कोई ये कहता है कि वो चिवलरी पाने का सपना देखता है तो सबके सब उसकी ये बात सुन के उसको मजाक उड़ाएंगे, ये कहते हुए कि एक नाइट वो भी इस जनरेशन में, लेकिन जो बेक्यूसियल है वो सच में चिवलरी चाहता है और वो किसी तरीके का मजाक नहीं कर रहा है। जब वो लड़ाई के समय ऐसी मजाक कर रहा था मैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। तभी हम देखते एक जन आता है यहाँ पर, और फिर हम देखते एमसी होता है। और फिर बताते हैं एमसी आया है 5वें नंबर पे। और फिर ये बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और फिर देखती शर्माती हो उसकी तरफ। और फिर बोलती है मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। और फिर गुरगुर को देखती है उसको, और फिर एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो बॉक्स दे देती है और बोलती है चलो जाने दो ये लो इसे। और फिर एमसी भी खुश हो जाता है और बोलता है क्या टेरीबोन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वो देखता है उस बॉक्स में ये एक शेपलेस स्वॉर्ड है, जैसा सोचा था एडोलबिट से, जो उसकी क्राफ्टमैनशिप है उसका कोई जवाब नहीं है। ये अच्छा है कि मैंने प्रिंसेस की मदद करी थी। और फिर एमसी बोलता है क्या मैं ये बॉक्स ले सकता हूँ? और फिर मैंने बोलता है ये बॉक्स तो बहुत अच्छे प्राइस में बिकेगा। और फिर ये बोलती है जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर एमसी भी खुश होता है और मैंने बोलता है फ्री के पैसे। और फिर मैंने बोलती है हाँ कामनर कहीं का। और वो देखती साइड में और फिर से बोलती है बेक्यूसियल। और फिर एमसी भी देखता है उसकी तरफ हाँ। और फिर ये बोलती है क्या तुम सच में मैजिक को यूज नहीं करोगे? और फिर एमसी को भी समझ में नहीं आता आखिर वो बोलना क्या चाहती है। और फिर एमसी को अपनी तरफ पैसा देखकर ये भी शर्मा जाती है। और फिर जाते हुए बोलती है
चलो जान दो, भूल जाओ इसके बारे में, मैं जा रही हूँ। और फिर एमसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो चले जाती है यहाँ से। और फिर एमसी भी यहाँ से जाने लगता है और मन में बोलता है जो दूसरे मैजिक प्रोफेसर हैं लिहोंग वोल, उनने भी कुछ ऐसे ही कहा था। बस ये है कि वो समझ गए थे कि मेरा इंटेंशन क्या है इस सब के पीछे, और ये कि वो रिस्पेक्ट करते हैं मेरी क्रिएट की और कुछ इस तरीके की नॉनसेंस। वेल वैसे भी सब कुछ अच्छा ही है, अगर मैं इस मैजिक शॉट को यूज करता हूँ अच्छे से तो मैं अगले एपिसोड के लिए बच सकता हूँ आराम से। चलो तो फिर देखते हैं इस शॉट को और फिर मैं इस जगह सीन दिखाते हैं। चलो तो फिर इसे यहाँ पे ट्राई करते हैं, क्या मुझे अपना बस माना इसमें डालना है। और फिर हम देखते हैं अचानक से वो तलवार बन जाती है और फिर एमसी भी आंखें चमक जाती है सब देख के। वाओ, जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। ये अच्छा होता अगर इसे फ्लेम लेती तो। जो फीमेल लीड फ्लेम है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है, भले वो इंसान क्यों ना हो लेकिन वो यूज कर सकती है एल्फ, डॉर्फ और एंजल के मैजिक को, जबकि ये स्टाफ हर किसी के द्वारा यूज नहीं करी जा सकती क्योंकि जो ये स्टाफ है वो लगातार माना को ऑब्जॉर्व करती रहती है। जो फ्लेम है वो अपने माना को रिकवर करती हैगी नेचर की एनर्जी से और इस स्टाफ को यूज करती है एक खतरनाक मूव के रूप में। लेकिन मेरे पास तो माना है ही नहीं शुरुआत से ही, और हालांकि मैं लगातार माना को ऑब्जॉर्व कर रहा हूँ लेकिन जो ये माना है वो मेरी बॉडी के अंदर इकट्ठा नहीं हो रहा है डिले फिजिक की वजह से। इसका मतलब दूसरे शब्दों में मैं अपने माना को यूज कर सकता हूँ टेरिबोन के आउटपुट के लिए। चलो चेक करते विंडो को और फिर अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी होती है और बाकी सब कुछ पहले जैसे ही होता है। और फिर हमसे मैंने बोलता है जो 5वें प्लेस का प्राइस था उसकी वजह से जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो बढ़ चुकी है थोड़ी सी, और जबकि अब मेरे पास वेपन है मैं इन सबको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ बिना अपनी एक्सपी को लगाए। मुझे इस शॉट को यूज करके प्रैक्टिस करनी होगी। अब आज से मैं इसको लेकर बहुत ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस जगह का सीन और फिर हम देखते हैं इस जगह पे सारे स्टूडेंट लाइन से खड़े होते हैं और फिर सामने टीचर उन सबसे बोलते हैं आज के बाद से तुम सब यहाँ पर प्रॉपर मैजिक की प्रैक्टिस करोगे। चलो सबके सब अपनी स्टाफ निकाल के दूर दूर खड़े हो जाओ। और फिर बताते हैं इनके बारे में, ये है मैजिक डिफेंस के लेक्चरर और इनका नाम है वेरियन। और फिर उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट अपनी मैजिक छड़ी से मैजिक शील्ड बनाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर टीचर आसपास घूमते हुए सबको ये सब करते हुए देख रहे होते हैं। और फिर मन में बोलते हैं इस बार का जो बैच है स्टूडेंट का उसमें सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे लोग आए हैं और ऐसा लगता है ये अच्छा आइडिया था इन लोगों के रैंक के हिसाब से इन लोगों को अलग अलग करना, और तभी उनकी नजर सामने किसी के ऊपर पड़ती है। और फिर हम देखते हैं एमसी होता है और फिर इसको देख के मैंने बोलते हैं क्या ये है वो फेमस एस क्लास का स्टूडेंट जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। एक एस क्लास का स्टूडेंट और वो भी कॉमनर के बैकग्राउंड वाला जो अपर मिडिल क्लास की स्टाफ को उठा पाया और उसी के साथ साथ डंजन ट्रेनिंग में 5th रैंक पर आया। इसे यहाँ पे आमने सामने देखना सच में बहुत ज्यादा अनोइंग है। और फिर एमसी से बोलते हैं बे क्यूसियल आखिर तुम यहाँ पे कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। और फिर एमसी बोलता है वेल बात ऐसी है कि मैंने थोड़ी अलग डिफेंस मैजिक टेक्निक सीखी हैगी तो इसलिए मुझे बेसिक मैजिक सीखने की जरूरत नहीं है। और फिर ये बोलते हैं ओह तो ऐसी बात है, मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ आखिर तुमने कौन सी मैजिक टेक्निक सीखी है। और फिर मैंने बोलते हैं कितना ज्यादा एरोगेंट है, इससे मैं तभी मानूंगा अगर इसकी टेक्निक सक्सेसर मैजिक एडोलेबिट की तरह हो, बिल्कुल प्रिंसेस होंगयोंग वाली। आखिर इसके जैसा कामनर कैसे सीख पाएगा ऐसी एडवांस मैजिक टेक्निक को। इन सब को छोड़ो, मैंने ये सुना है कि कोई मैजिक को यूज नहीं करता ब्लिंक को छोड़ के, अगर ऐसी बात है तो। और फिर इससे बोलते हैं क्या कहना है इसके बारे में, तुम अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैजिक टेक्निक को दिखाओ यहाँ पर सारे स्टूडेंट के सामने कि तुमने क्या सिखाएगा। इसे तुम एक अपॉर्चुनिटी समझो जिससे तुम और सीख सको। और फिर पीछे मुड़ के बोलते हैं जो तुम्हारा अपोनेंट होगा पी क्लास का मोर्सो ये ठीक रहेगा। और फिर मुस्कुराते हुए घुर घुर को दिख रहा होता है एमसी की तरफ। और फिर टीचर मैंने बोलते हैं मेरे जैसा कोई जो डिफेंसिव मैजिक इंस्ट्रक्टर है उसके लिए कनेक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है अगर मुझे स्कूल में बने रहना है तो। और वैसे भी जो मोर्सोन डरेन है वो आएगा केल्विन एम्पायर से, अगर मैं इससे अच्छा रिलेशनशिप रखता हूँ तो इससे मेरा ही फायदा होगा और इसके अलावा ये फ्यूचर के लिए भी अच्छा है अगर तुम इस क्लास के 2 स्टूडेंट के बीच की मैजिक डुएल को दिखाते हो तो। और फिर एमसी से बोलते हैं क्या सोचते हो तुम इसके बारे में। और फिर एमसी भी हाँ कर देता है ठीक है क्यों नहीं। और फिर टीचर बोलते हैं चलो स्टेज को सेटअप करो। और फिर हम देखते दोनों के दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं यहाँ पर और फिर दोनों को दोनों एक दूसरे को आमने सामने खड़े होकर देख रहे होते हैं। और फिर इसके दोस्त चला चला के बोलते हैं मोर्सो इसे बिल्कुल मत छोड़ना, क्रश करके रख देना। और फिर दूसरा बोलता है इसे पूरी पब्लिक के सामने शर्मिंदा कर दो। और फिर ये बोलता है क्यों नहीं, देखो बस तुम। और फिर एमसी ये सब देखने के बाद मैंने बोलता है क्या ये क्या है, ये यूसेल और रेडन के ग्रुप का पार्ट है, ये लोग सच में बहुत ज्यादा छोटे दिमाग वाले हैं। और फिर एमसी मैंने बोलता है वेल वैसे भी ये सब कुछ परफेक्ट है और वैसे भी और मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक मैंडेटरी क्लास है और वैसे भी यहाँ पे मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मैं मैजिक को यूज नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी जो है वेरियन है वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा चलाक रहा है पहले साल के एपिसोड से ही। और फिर एमसी मुस्कुराता है चलो तो फिर ठीक है, चलो चेक करते हैं अभी तक मैंने जितनी भी ट्रेनिंग करी है उन सबका क्या रिजल्ट निकला है। और फिर टीचर बोलते हैं जो ये डुएल रहेगी वो सिर्फ अटैक और डिफेंस पर ही रहेगी और तुम मैजिक को इस एरिया के बाहर यूज नहीं कर सकते। मोर्सो तुम स्टार्ट करो अटैक को सबसे पहले। और फिर स्टूडेंट बोलते हैं मोर्सो जीत जाएगा ना, क्यों है ना, क्योंकि डिफेंस तो डिफेंस ही रहेगा
और वैसे भी इसने ऑफेंसिव अर्थ क्लास का मैजिक को सीखा है। और फिर दूसरा बोलता है उसके अटैक को ब्लॉक करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा उसके लिए। और फिर उन सब की बातें सुन के मुस्कुरा रहा होता है। और फिर टीचर बोलते हैं चलो तो फिर स्टार्ट करो। और फिर हम देखते हैं अपना अटैक तैयार कर देता है और अपने मैजिक को यूज करके बहुत बड़े पत्थर को समन कर देता है। और फिर स्टूडेंट इसके मैजिक को देख के हैरान हो आते हैं, क्या ये सेकंड रैंक का मैजिक है? एक बेसिक मैजिक प्रैक्टिस में ये रूल लिखा गया है कि तुम इसमें फर्स्ट रैंक के मैजिक को यूज कर सकते हो। क्या बेक्यूसो संभाल पाएगा इस अटैक को? और फिर मैंने बोलता है ये लो मेरा अटैक, तुम मेरे को इन बदमाश बच्चे कहीं के डोरेन स्टोन पियर्स। और वो पत्थर को उसकी तरफ बहुत स्पीड में छोड़ देता है। और फिर उसका अटैक एमसी की तरफ बहुत स्पीड में आ रहा होता है। और फिर एमसी भी सामने खड़ा होता है और उसके अटैक को आते हुए देख रहा होता है। तभी वो अपनी छड़ी को एक्टिवेट कर देता है जिससे वो तलवार बन जाती है। और फिर एमसी बस एक स्लेश मारता है सामने की तरफ। और फिर हम देखते उसका जो अटैक होता है वो बीच में से कट जाता है एमसी की तलवार से। और एमसी को ये सब करता हुआ देखकर टीचर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये भी एमसी की तरफ सीरियस होकर देखने लगता है। और फिर भी हैरान हो जाता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? मेरा मैजिक ऐसे कैसे डिसअपियर हो गया? और फिर सब देख के आपस में स्टूडेंट बात कर रहे होते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि इसने मैजिक को अपनी सोर्स से काट दिया। और फिर दूसरी स्टूडेंट बोलती है इसकी सोर्ड मैजिक को इस तरीके से डिसअपियर कर सकती है। और फिर टीचर इसको देख के मैंने बोलते हैं नहीं, सिर्फ स्लैश करने से ये मैजिक को डिसअपियर नहीं कर सकता। लेकिन बेक्यूसोल ने क्लियर तरीके से मोरोस के मैजिक को नलिफाई कर दिया था। जितने ही मैजिक होते हैं उन सब में बेसिकली एक माना फ्लो होता है। अगर इसे एक्यूरेटली काट दिया जाए तो मैजिक भी इसके साथ गायब हो जाता है। तो इसका मतलब इसने इस तरीके की एबिलिटी को अचीव कर लिया है। और फ्रेंड से मैंने बोलता अपनी तलवार देख के जैसा सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। मुझे लगा कि मैं थर्ड क्लास के मैजिक को ही बड़ी मुश्किल से काट पाऊंगा, लेकिन ये अच्छा है कि मैंने ट्रेनिंग हॉल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी बिना कोई आराम करे। अब ऐसा लगता है कि ये चीज डबल हो चुकी है। और फिर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है धत्तेरी की, आखिर एक कामनर की हिम्मत कैसे हुई मेरे मैजिक को काटने की? और ये बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर टीचर इसकी तरफ देख के मैंने बोलते हैं ये बहुत ज्यादा दिक्कत की चीज है, अगर मोरोस यहाँ पे हार जाता है तो इससे मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। और फिर टीचर बोलते हैं बेक्यूसुअल, मैं मानता हूँ कि जो तुम्हारा मैजिक डिफेंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट है, लेकिन जो तुमने टेक्निक यूज करा है वो सिर्फ एक टाइम पे एक ही मैजिक को कट कर सकता है। तो इसमें ये लिमिटेशन है। अगर मैं एग्जांपल में इसके बारे में बताऊं, अगर तुम फेस करते हो बहुत ज्यादा नंबर में एक साथ अटैक को। और फिर टीचर की बात सुन के मुस्कुराने लगता है। और फिर एमसी को भी गुस्सा आने लगता है और मैंने बोलता है ये ओल्ड मैन क्या बकवास कर रहा है? और तभी एक आवाज आती है और फिर एमसी भी थोड़ा सा चौंक जाता है। और फिर हम देखते हैं मोरसो ने अपने बहुत सारे मैजिक अटैक तैयार कर लिए होते हैं एमसी के सामने। और फिर इतने सारे अटैक को सामने लाने के बाद एमसी की तरफ देख के हंसने लगता है। और फिर आसपास में स्टूडेंट ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, इससे इसको सच में चोट पहुंच सकती है, आखिर प्रोफेसर इडोल को रोक क्यों नहीं रहे हैं? और फिर मुस्कुराते हो जाता है एमसी की तरफ। और फिर मैंने बोलता है अब जो तुम्हारा फेट है वो पूरी तरीके से सील हो चुका है। और फिर अपने स्टोन को छोड़ देता है उसकी तरफ बहुत स्पीड में, वेलोन स्टोन पियर्स। और वो सारे हमले एमसी की तरफ एक साथ जा रहे होते हैं। और फिर एमसी उस अटैक को हैरानी से देख रहा होता है। और फिर वो अटैक एमसी के बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। तभी एमसी इस अटैक को देख के मैंने बोलता है यहाँ पे करीब करीब 11 पत्थर हैं जो मेरी तरफ स्पीड में आ रहे हैं। अगर मैं ब्लिंक और स्लाइस को यूज नहीं कर सकता इनके ऊपर तो यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीका है इन सबको एक ही साथ ब्लॉक करने का। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जितने पत्थर थे सारे के सारे एक ही बार में फूट जाते हैं। और एमसी को ये सब करते देखकर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और ये भी हैरान हो जाता है आखिर ये सब क्या हो गया। और फिर मैंने बोलता है ऐसा सोचना कि जो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल था वो इस तरीके से ब्लॉक हो जाएगा और वो भी इतनी आसानी से। और फिर टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मैंने बोलते हैं धत्तेरी की, मोरोस आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो? अगर तुम यहाँ पर हार जाते हो तो इससे मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर एमसी बोलता है ओ मैंने अभी बस कुछ कॉपी करने का ट्राई करा जिसको मैंने दूसरे गेम में देखा था और ये चीज काम कर गई। और फिर बताते हैं इस टेक्निक को कहते हैं पैनिंग। और फिर बताते हैं टेरिवन में एक डिसएडवांटेज है, इसमें बहुत ही ज्यादा माइंड पावर की जरूरत पड़ती है इसकी फॉर्म को मेंटेन करने के लिए। और इसमें स्टेमिना भी बहुत जल्दी खत्म होता है। और फ्रेम से मैंने बोलता है और जो डिफेंसिव पावर है ये जब कमजोर पड़ जाती जब तुम कोई एक सिंगल अटैक को ब्लॉक करते हो। और ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर इसे असली फाइट में यूज करा तो। लेकिन क्या तो रिलीफ की बात है, ये सिर्फ एक डुअल है। और फिर ये सब देखने के बाद आसपास में जो स्टूडेंट देख रहे होते हैं वो बोलते हैं ऐसी चीज तो मैंने कभी पहले देखी ही नहीं है, ये तो बेसिकली एक मैजिक शील्ड की तरह है। क्यों है ना, क्या इसकी तरह कोई चीज थी मैजिक डिफेंस टेक्निक जैसा? अगर ऐसी चलता रहा तो मोरोस तो हार जाएगा। और फिर इसको भी गुस्सा आ रहा होता है ये सब सुन के। और फिर बोलता है धत्तेरी की, आखिर इस कामना की हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने शर्मिंदा करने की? और तभी स्टूडेंट ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या ये फिर से ट्राई कर रहा है मैजिक को यूज करने के लिए? मोरो की जो बारी थी वो तो खत्म हो चुकी है। तभी टीचर मैंने बोलते हैं हाँ बिल्कुल इस तरीके से अटैक करो उसके ऊपर, तैयार कर लो अपने आप को बेक्यूसुअल, मैं तुम्हें इस बार जाने नहीं दूंगा। तभी बाजू में से एक स्टूडेंट आके बोलता है लेक्चरर। और फिर देखते उसकी तरफ हैरान होके क्या हुआ जेरमी? और फिर मुस्कुराते हुए टीचर से बोलता है आखिर आप बेक्यूसुअल को अटैक करने का मौका क्यों नहीं दे रहे हो? और फिर भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है ये चीज। तभी बाजू में से स्टूडेंट भी बात करने लगते हैं हाँ क्या ये सिर्फ बेसिक डोल नहीं थी? अगर कुछ भी चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है तो उसको सीरियसली इससे चोट पहुंच सकती है। क्या ये ऑलरेडी खत्म नहीं हो चुका है?
इनका तो कोई राइट बनता नहीं है टीचर होने का। और फिर स्टूडेंट की ये सब बात सुनकर टीचर मैंने बोलते हैं, मैं तो पूरी तरीके से इस लड़ाई के ऊपर फोकस था, जिसके कारण मैं ध्यान नहीं दे पाया कि इसको लेकर स्टूडेंट का क्या रिएक्शन है। तभी बाजू में से एक जन बोलता है, लेक्चरर। और फिर ये देखता बाजू में मैं चेंज कर रहा हूँ बारी को, और फिर यूज करता है मैजिक शील्ड। तभी हम देखते हैं एमसी ने अपनी तलवार से उसकी शील्ड तोड़ दी होती है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देता है। और फिर स्टूडेंट बोलते हैं, बेक्यूसल तो जीत गया। वाओ, आखिरी में तो बेक्यूसल ही जीत गया, ये तो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा। और फिर उसको जीतता देखकर ये थोड़ा सा मुस्कुराता है। और फिर हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये खड़ी होती है और एक जन की आवाज आ रही होती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। और एक जन उसको बहुत तेज मार रहा होता है। और फिर हम देखते हैं ये होता है मोरोस, और एक जन ने इसको बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। और फिर हम देखते हैं ये होता है जिसने उसको पीटा होता है। और फिर इसके तरफ आ रहा होता है अपने खून से सने हुए हाथ को साफ करते हुए। और फिर इससे बोलता है, वेरा जाने। और फिर ये बोलती है, हाँ। और फिर ये बोलता है, मुझे लगता है मेरे दोस्त को यहाँ पे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी है, क्या तुम इसको देख सकती हो? अगर कुछ गलत हो गया तो इससे मुझे बहुत ज्यादा दुख होगा। और फिर वो बोलती है, ठीक है मैं समझ गई। और फिर ये भी शुक्रिया करके जा रहा होता है। और फिर मैंने बोलती हूँ उसको देखकर, इसने इसको लोयल सब्जेक्ट ना कहकर बल्कि एक दोस्त कहा। और फिर हमें बताते हैं इस केल्विन एम्पायर में, जहाँ पे जो हायर होता है थ्रोन का, वो मैजिक की एबिलिटी को देखकर डिसाइड किया जाता है। जो क्राउन प्रिंस जेरमी स्केल्विन है, उनने इस रोल को पा लिया था जैसे उनने 12 साल की उम्र में अपने सारे भाइयों को हरा दिया था। और जो ये फैक्ट है कि ऐसे रॉयल सब्जेक्ट नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो डोर्डेन फैमिली है वो पॉलिटिकल शब्दों का यूज करते हैं इन सब के लिए। ये सिर्फ मोरोसी नहीं, जबकि वो भी क्राउन प्रिंस जेरमी की नजरों में आ चुका है। वही कामनर जिसका नाम बेक्यूसोल है, वो भी अब कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाएगा स्कूल में। और तभी हम यहाँ का सीन दिखाते हैं और स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, हे क्या तुमने सुना है इस क्लास के बेक्यूसोल के बारे में? वो चिवल्ड्री की बात कर रहा था। और फिर दूसरा बोलता है, क्या चिवल्ड्री? और वो भी मैजिक एकेडमी में? वो बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो रहा है टेंशन पाने के लिए, क्यों है ना? लेकिन फिर भी उसने मोर्सो को हरा दिया है जो डोर्डेन फैमिली से था। और फिर दूसरा बोलता, सच में? जो वो डोर्डेन फैमिली है उनको तो अभी भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हैगा, जो बहुत ही ज्यादा जानी मानी फैमिली है इस केल्विन एम्पायर में। और तभी उन सब की बातें सुन के इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर मैंने बोलती है, चाहे मैं कहीं पे भी चले जाऊं, ये लोग हमेशा बातें करते रहते हैं बेक्यूसुल के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं टेंशन चाहती हूँ, लेकिन सच में मुझे ये सब पसंद नहीं है। आखिर ये लड़का है कौन? और फिर ये बोलती है, ठीक है सबके सब फोकस करो, एल्केमी में जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ साथ टाइमिंग और साथ ही में टेम्परेचर में कंट्रोल बनाना जरूरी है। और फिर बताते हैं इसके बारे में, ये हैंगी एल्केमी की प्रोफेसर और इनका नाम है मेजन टायरेन। आज के दिन हम प्रैक्टिस करेंगे टायरेन फिगर रिकवरी पोशन। ये चीज को मैंने क्रिएट करा था, तो इसलिए इसमें बहुत अच्छे से फोकस करना। और फिर मैंने बोलती है, सच में ये तो बहुत ज्यादा अनोइंग है, इसका मतलब सब कुछ गलत हो जाएगा अगर मैंने एक भी चीज गलत कर दी तो। जो एल्केमी है वो सच में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हैगी, तो इसीलिए मैं इसे अवॉइड करने का ट्राई कर रही थी। और तो ये प्रोफेसर बोलती हैं, एटलिका ये बहुत ज्यादा डेंजरस हैगा, आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अपने आप को एल्केमिस्ट कह सकती हो इस तरीके से अगर तुम ये सब करती नहीं तो? और फिर ये बोलती है, मैं माफी चाहती हूँ। और फिर मैंने बोलती है, जो प्रोफेसर मेजेन है वो एक दिन ब्लैक इन हो जाएंगी और पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, इसलिए इन सब चीजों के लिए तैयार होने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इस क्लास के लेने के। मुझे और सामग्री लानी चाहिए। और तभी बाजू में से एक आवाज आती है और फिर ये देखती है उसकी तरफ। और फिर हम देखते हैं एमसी होता है और बहुत ही ज्यादा खुश होता हैगा। और फिर इसको देख के वो उनमें बोलती है, बेक्यूसुल आखिर उसको यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले तो मैंने ये सोचा था कि इसने अलग कोर्स लिया एसएल के पास जाने के लिए, लेकिन देखने में ऐसा लगता है ये सच में एक परवर्ट है। आखिर मैंने ये क्या देख लिया, चलो भूल जाओ इसके बारे में। और फिर हम देखते हैं उसने कुछ तैयार कर लिया होता है। और फिर बोलती है, आखिरकार मैंने ये खत्म कर दिया और ये सब कुछ हो पाया है क्योंकि फिल्म की जो अचीवमेंट है वो अकेडमी में बहुत ज्यादा है, मैं सब इतनी जल्दी बना ही नहीं पाती। सच में मैं तो लकी निकली। ओ हाँ, एसएल क्या कर रही है? और तो ये वो देखती बाजू में। और फिर हम देखते हैं एसएल भी बना रही होती हैगी। और फिर बोलती मन में, तो मुझे इसे यहाँ पे रखना है। और फिर फ्लेम इसको देख के मैंने बोलती है, लकीली देखने में ऐसा लगता है कि अच्छे से काम कर रही है। और फिर हैरान हो जाती मैंने बोलती है, जो रुको, अच्छे से काम? ओरिजिनल नोवेल में जो एसएल थी वो कोइंसिडेंटली मैजिक इंजीनियरिंग नोट्स उसको मिल गए थे। और क्या इसने बना नहीं दिया था एक हाई रैंक का रिकवरी पोशन इस क्लास में? लेकिन ये क्यों एक नॉर्मल पोशन बना रही है? और तय बाजू में से एक जन बोलता है, बेक्यूसुल आखिर तुमसे किसने कहा कि तुम अपनी मर्जी से ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीजों को चेंज कर सकते हो? और फिर एमसी बोलता है, क्या? लेकिन अगर इस तरीके से करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और फिर प्रोफेसर बोलती हैं, क्या जो रिजल्ट था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी क्या? ये बहुत ही ज्यादा अलग है टायरन फैटिग रिकवरी पोशन से, तो जिसको मैंने बनाने का तुम सबको ऑर्डर दिया था। और फिर ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्या बेक्यूसुल ने इसको बना दिया है वो क्वालिटी पोशन जिसको एसएल को बनाना चाहिए था? यहाँ पे कुछ न कुछ अजीब है, आखिर कैसे क्वालिटी पोशन बेक्यूसुल बना पाया जिसको एसएल को बनाना था? और फिर हम देखते प्रोफेसर का दिमाग खराब हो जाता है और फिर बोलती हैं, तुम बस कुछ नहीं सुनते हो, तुम्हारा जो एटीट्यूड है सच में बहुत ज्यादा बेकार है, इसलिए तो कामना ये सब कर नहीं सकते। और फिर ये बात सुनकर अचानक से इसको एक चीज याद आती है और फिर बताती है, ये जो लाइन है ये ओरिजिनली ये लाइन थी, इसलिए तो तुम्हारी फैमिली का ये हाल हो गया और वो गिर गई।
और जो ये शब्द थे वो एसएल के लिए ट्रोमेटाइजिंग बन गए थे, जिसने अपनी फैमिली को खो दिया था। और ये चीज़ उसको जब तक परेशान करती रही जब तक उसने ये पोशन को बना नहीं दिया। लेकिन बेक्यूसुल को अगर ये सब पहले से पता है और उसने जानबूझ के ये सब किया है जिससे कि वो प्रोफेसर मेजन के बुरे साइड में आ सके, जिससे कि वो मदद कर पाए एसएल को इससे प्रोटेक्ट करने में। और जो ये प्रोफेसर मेजन है इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है स्टेला अकेडमी में, और अगर तुम इनकी बुरी साइड पे एक बार आ गए तो ये चीज तुम्हारे जो ग्रेड है उन पे भी इफेक्ट कर सकती है, दूसरे क्लासेस में भी। आखिर इस लड़के के साथ क्या गलत है? आखिर वो उसके लिए इतना आगे क्यों गया? और फिर हम देखते प्रोफेसर बहुत तेज चिल्लाती है, आखिर ये तुम्हारे बात करने का क्या तरीका है? जल्दी से अपने पेरेंट्स को यहाँ पे लेकर आओ। और फिर एमसी मैंने बोलता है, अरे इसके बारे में तो मैं भूल गया था, मैं एल्केमी के अंदर इतना फोकस हो गया था जिसकी वजह से मैं भूल गया था ये अनोइंग डेवलपमेंट हो रहा है इसके बारे में। और फिर एमसी उससे बोलता है, मेरे पेरेंट्स नहीं है। और फिर प्रोफेसर बोलती है, अगर तुम फिर से इस तरीके से यहाँ पर आए। और फिर एमसी मैंने बोलता है, वेल मैं ऑलरेडी इनकी बुरी साइड पर आ चुका हूँ तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चलो तो फिर ठीक है, मुझे कल बनाना चाहिए कीमोची पोशन और कोला पोशन। और फिर हम देखते हैं एक हफ्ते गुजर जाते हैं और फिर प्रोफेसर की चिल्लाने की आवाज आती है, बेक्यूसुल। और सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं उनकी तरफ। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उन चीजों को तुम्हें यूज नहीं करना है जिन चीजों को अभी मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है। और फिर एमसी बोलता है, लेकिन मैं अच्छा रिजल्ट ला पा रहा हूँ आपके कंपोजिशन में थोड़े से चेंजेस करके। और फिर टीचर बोलती, क्या तुम? और फिर एमसी अपनी अलग चश्मा पहनता है जिससे वो सामने वाले की सारी डिटेल देख पाता है। और फिर बताते हैं प्रोफेसर के बारे में, इनका नाम है मेस टायरन, डार्क डीमन इरोजन, वो 21% तक प्रोग्रेस हो चुका है, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और जेलेसी, और ये एक डार्क डिमोनिक कॉन्ट्रैक्टर है, और ये एक एल्केमी प्रोफेसर है, और एपिसोड 8 की बॉस मोस्टर डार्क डिमोनिजेशन कंफर्म है। और फिर एमसी सब देखने के बाद मन में बोलता है, ये अच्छा है, प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, जैसा मैंने प्लान करा था बिल्कुल वैसी। और फिर बताते हैं एपिसोड 8 की डार्क डीमन इरोजन बॉस मेजन टायरन, ये अपने डार्क इमोशन को हराने में नाकामयाब हो गई थी, और फिर उसके बाद इसका डार्क डिमोनिफिकेशन होने लगा, और फिर उसके बाद ये विलन्स में से एक बन गई। एक बार जो उसका डार्क डीमन इरोजन है वो 90% तक पहुंच गया तो फिर ये पूरी तरीके से डिमोनिक ह्यूमन बन जाएगी। लेकिन जब तक इसकी प्रोग्रेस 50% से नीचे रहेगी इसके बारे में मैजिक के जरिए पता करना इम्पॉसिबल है। लेकिन अभी इस समय जो प्रोफेसर की इरोजन प्रोग्रेस है वो अभी 21% है, तो इसी कारण मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर सकता और ये भी प्रूफ नहीं कर सकता कि ये डार्क डिमोनिक ह्यूमन है। तो इसी कारण मेरे को इसको लगातार ऐसी प्रोवोक करते रहना होगा, और एक बार जो ये प्रोग्रेस 50 के ऊपर चले जाए और फिर इसके बाद में डार्क डीमन असिस्टेंट को बुलाऊंगा। और वैसे छोटे मोटे डार्क डीमन इरोजन होते हैं यहाँ पर ऐसे तरीके हैं उनको ठीक करने का, उससे पहले जब तक इसका पूरी तरीके से डार्क डिमोनिफिकेशन नहीं हो जाता। और जो ये प्रोफेसर मेजन है वो डार्क डीमन कॉन्ट्रैक्टर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया था डार्क डिमोनिक ह्यूमन के साथ अपनी मर्जी से, और जो डार्क डिमोनिक ह्यूमंस का बीज है वो ऑलरेडी इसके अंदर खिलने लगा है, तो इसी कारण ये इम्पॉसिबल होगा इसको दोबारा रिवर्स करना। और वैसे भी अभी जो 4th एपिसोड है वो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस है, तो इसलिए मेरे को इसके लिए पहले से तैयार होना होगा। अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो ये बाकी सब स्टूडेंट को डार्क डिमोनिक ह्यूमंस में बदल देगी, और इसी कारण स्टेला अकेडमी में बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा, और ये स्टेला अकेडमी को इससे धमका सकती है। और फिर प्रोफेसर इससे बोलती हैं, तुम्हारा जो एटीट्यूड है बिल्कुल पहले जैसे ही अभी भी, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे एल्केमी सब्जेक्ट में। और फिर एमसी वन ने बोलता है, ये तो वैसे भी अच्छा ही है, अगर मुझे अटेंशन मिलेगी तो इससे मुझे कोई एक्स्ट्रा डैमेज नहीं होने वाला, मैं सिर्फ काम करूंगा अपने मसल बनाने में, ना कि ऐसे असाइनमेंट के ऊपर। और फिर बताते हैं जैसे कि ऐसा होगा। और फिर हम देखते हैं एमसी यहाँ पर होता है एसएल के साथ और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा होता है। और फिर मैंने बोलता है, ऐसा सोचना कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो ग्रुप प्रोजेक्ट होने वाला था। और फिर हम देखते हैं 2 लोग भी यहाँ पर होते हैं और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और एसएल भी कुछ बोल नहीं रही होती। और फिर एमसी मैंने बोलता है, वाह यहाँ का एटमोसफियर तो देखो। और फिर बोलता है, तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है बेक्यूसुल। और फिर सब लोग अपना नाम बताते हैं, मैं हूँ कासाहुन। और फिर दूसरा बोलता है, मैं हूँ मेल लिवन। और फिर एसएल भी अपना नाम बताती है और फिर अपना मुंह ढक के बोलता है, हमारे ग्रुप के तो लग गए, प्रोफेसर मेजन है वो हमेशा बुरे मार्क्स देती है उन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट उन्हें पसंद नहीं है, और ये मैटर बिल्कुल नहीं करता अगर हम लोग एग्जाम दे या ना दें। और फिर एमसी ने बोलता है इसको देखकर, मुझे तो अब सॉरी फील हो रहा है इसको देखकर। और फिर एसएल बोलती है, लेकिन हम लोग कैसे गिव अप कर सकते हैं, जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो असाइन किए गए हैं 3 एल्केमिस्ट के द्वारा जो एल्केमी केसल से हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर मेजन है वो खुद से हमारे ग्रेड को कम नहीं कर सकती। और फिर ये दोनों भी खुश आती है सुन के, और फिर बोलते हैं, हाँ चलो ठीक है, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे इसमें, ये तो रिलीफ की बात है, ये चीज़ है जो मैं बनाना चाहता था। और फिर एमसी एसएल को देख रहा होता है, और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत ज़्यादा खुश होता है, तभी वो अपनी मुंडी साइड में कर देती है। और फिर ये बोलती है, चलो तो फिर ठीक है, जो डिविटेलिटी पोशन है वो हमें बनाने को दिया गया इस असाइनमेंट के लिए, और ये इतना भी मुश्किल नहीं होने वाला अगर हम लोग अपनी नॉलेज को इसमें एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो। लेकिन हम लोगों को इसके लिए अच्छे से इंग्रेडिएंट को इकट्ठा करना होगा। कौन इकट्ठा करेगा मेन इंग्रेडिएंट को इस पोशन के लिए, और जो वो इंग्रेडिएंट है वो है फायर लिजर्ड की पूंछ। और फिर एमसी बोलता है, मैं वो ला सकता हूँ। और फिर एसएल बोलती है, तुम्हें पता है ना जो मोस्टर का कोप्स है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एल्केमी में, तो मैं उनमें से अच्छे से सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्रेश लेके आना है।
और फिर एमसी बोलता है ऑफ कोर्स। और फिर वो बोलती है चलो ठीक है अच्छा है। और फिर मन्ने बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इसमें, क्या मैं इसके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ इसको लेकर। और फिर एमसी मन्ने बोलता है फायर लिजर्ड, मैं इसे यहाँ ड्रॉप शिप करता हूँ। और तभी प्रोफेसर के पास एक स्टूडेंट आके बोलता है प्रोफेसर आपने मुझे बुलाया। और फिर एक नोट दिखा के बोलती है क्या तुम इसे दे सकते हो सी ग्रुप के फर्स्ट ईयर के एल्केमी स्टूडेंट को, और इसके अलावा टीम 12 को छोड़ के बाकी सबको। और फिर वो बोलता है ठीक है मैं ये कर दूंगा। और फिर वो बता रही होती है जो एल्केमी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो दिया जाता है द एल्केमी केसल ऑफिशियल एल्केमिस्ट के सामने। अगर वो ये अपनी पैथेटिक साइड को उनके सामने दिखाएगा तो जो इसका जो ये रास्ता है एल्केमिस्ट बनने का वो हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। बेक्यूसियल मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि क्या मतलब होता है स्टूडेंट का जब कोई स्टूडेंट प्रोफेसर के अगेंस्ट जाता है। और फिर हम देखते हैं इस क्लास का ट्रेनिंग हॉल। और फिर एक जन आता है फ्लेम के पास और फिर इसको दे देता है जो प्रोफेसर ने दिया था और बोलता है उनने कहा कि ये नोट तुमको देना है, ये एक एल्केमी अनाउंसमेंट है। और फिर ये बोलती है शुक्रिया। और उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में किसी भी स्टूडेंट को मत बताना। और उन्होंने ये भी कहा तुम समझ जाओगे अगर मैं तुम्हें इस तरीके से कहता हूँ तो। और फिर उन्हें बोलती है दूसरे स्टूडेंट उनका इससे साफ साफ मतलब है टीम 12 जिसमें बेक्यूसियोल है, क्या उन्होंने ये सोचा कि मैं कुछ नहीं करूंगी इसके लिए। और फिर उसको देख के बोलती है जरा रुको, अगर बेक्यूसियोल को पता है ओरिजिनल नोबल के बारे में तो वो इसके लिए पहले से तैयार होगा, क्यों है ना। ये वो पोशन की तैयारी करने के लिए फायर लिजर्ड की पूछ न लाकर जिसकी जरूरत डिविटेलिटी पोशन में है, बल्कि इसके बदले वो इटैलिक्स स्पाइडर की स्केल को लाएगा जिसकी जरूरत पड़ती है टायरेंट पॉइंट पोशन बनाने में। हाँ यही मौका है, यही वो चांस है जिससे मैं टेस्ट कर पाऊंगी इस लड़के को। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चल मिलते हैं अगले एपिसोड में।